हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त बच्चों। और मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं एक और गेट 25 की सक्सेस स्टोरी लेकर के। और मेरे साथ हैं ईसीई के टॉपर, ईसीई के गेट 2025 रैंकर प्रांजल, जिन्होंने ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में बल्कि इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर भी रैंक लाया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन प्रांजल फॉर सच अ वंडरफुल परफॉर्मेंस इन गेट 2025। थैंक यू सो मच सर। तो प्रांजल भाई, थोड़ा सा हमें बताइए कि इस बार आपका रिजल्ट कैसा रहा, कितने मार्क्स, कितना रैंक, सारी डिटेल्स, और क्या आपका गेट स्कोर बना। यस सर। सर मेरा ईसी में सर 71.67 मार्क्स आ रहे हैं और मेरी रैंक 34 बन रही है उसमें। और स्कोर सर मेरा 897 बन रहा है। ओके। वेराज इंस्ट्रूमेंटेशन में सर मेरे 51.67 मार्क्स आ रहे हैं और उसी में सर मेरी 26 ऑल इंडिया रैंक बन गई। और सर स्कोर उसमें मेरा 790 का अराउंड आ। ओके। क्योंकि इस बार इंस्ट्रूमेंटेशन का मेरे ख्याल से काफी लो स्कोरिंग ही गया है पेपर, तो काफी कम मार्क्स पे भी यस अच्छा रैंक बच्चों ने पाया है। तो काफी डिफिकल्ट पेपर था। तो प्रांजल भाई, जैसे अगर आपके बारे में बात करें तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कैसा आपका स्कूलिंग, कॉलेज, ये सब रहा, और गेट की शुरुआत कहाँ से हुई। सर मैं बिलोंग तो नैनीताल उत्तराखंड से करता हूँ और स्कूलिंग मेरी नैनीताल itself में सेंट जोसेफ कॉलेज में हुई है। सर बचपन से ही मतलब स्टूडेंट तो मैं अच्छा खास ठीक ही था, मतलब अच्छा ही था। बट इशू यही था कि अब मेरे वहाँ क्योंकि नैनीताल में अवेयरनेस लोगों में बहुत कम है, तो जैसे जनरली सब लोग 12वीं के बाद जेई वगैरह की अच्छी तैयारी करते हैं 11वीं 12वीं में, पर मेरे को अवेयरनेस नहीं थी और मैं सर अहंकारी हो गया था सर, सही बताऊं तो, क्योंकि बस स्कूल में ही अच्छा परफॉर्म किया था सर मैंने। तो लगता था कि स्कूल में अच्छा कर लिया तो सब जगह हो ही जाएगा। अब सर उसी एटीट्यूड से सर मैंने जेई दिया था, तो सर जेई में उतना अच्छी परफॉर्मेंस हुई नहीं थी। तो उसके बाद सर मुझे रियलाइज हुआ सर कि दुनिया में कितना कंपटीशन है और लोग मेहनत कर रहे हैं। फिर मैंने सर अपॉर्चुनिटीज देखी सर कि खुद को कहाँ साबित किया जा सकता है, क्योंकि इंजीनियरिंग फील्ड में आना ही था। तो सर देखा कि गेट बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा, इसलिए सर फिर मैंने गेट की तैयारी करने का मन फर्स्ट ईयर से ही बना लिया था सर। ओके। तो कहीं ना कहीं यार, ऐसा मेरे को लगता है कि सभी बच्चों के साथ होता है। जब आप एक लोकल परफॉर्म करते हैं तो आपको लगता है कि यार अपन जो है ना कहीं पे भी मचा देंगे। इसको हम लोग हिंदी यस में अगर बात करें तो कुएं का मेंढक हम लोग बन जाते हैं, कि हमें लगता है कि दुनिया हाँ सिर्फ सर, इतनी सी है, एग्जैक्टली इतना ही हमारा कंपटीशन एग्जैक्टली। है, इतना ही हमारा सराउंडिंग है। और अगर मैं अपनी स्टोरी शेयर करूं तो मेरे साथ ऐसा क्लास 10th में हुआ था कि 10th में मैं अपने स्कूल का टॉपर था। वो तो फॉर्चुनेटली मैंने 10th के बाद स्कूल चेंज कर लिया, तो जब मैं पहुंचा अगले स्कूल के अंदर तो वहां मैंने देखा मेरे जितनी परसेंटेज वाले कई बैठे हैं और उससे ज्यादा ज्यादा परसेंटेज वाले बच्चे बैठे हैं। तो वो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन आ गया था। और उसके अंदर भी क्या है, जो सबसे बेस्ट सेक्शन होता था वो मुझे एलोकेट नहीं किया गया, जबकि मेरा 10th में परसेंटेज 94 था। तो मतलब वो है कि एक सच्चाई का सामना हो गया। 94% पाने के बावजूद अगर बेस्ट सेक्शन नहीं मिल रहा है और मुझसे ज्यादा परसेंटेज वाले बच्चे मेरे साथ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक रियलिटी चेक मिल जाता है। आदमी थोड़ा सा हम्बल हो जाता है। और वो आपके साथ मे बी आईआईटी जेई के एग्जाम के बाद हुआ, बट मैं ये कहूंगा वॉट एवर हैपेंस हैपेंस फॉर द बेस्ट। क्योंकि कहीं ना कहीं शायद आपकी डेस्टिनी में लिखा था कि यार गेट के अंदर मचाना है ऑल इंडिया लेवल पे। तो शायद आईआईटी में अगर आप एक एवरेज परफॉर्मेंस दे भी देते तो उससे बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं कहूंगा गेट के अंदर आपका अंडर 50 रैंक 2 ब्रांचेस में लाना। दिस इज वेरी वेरी ह्यूमंगस अचीवमेंट। तो प्रांजल भाई, जैसे आपने फर्स्ट ईयर से ही मन बना लिया था, तो फिर फ्लो कैसा रहा फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, किस तरह की आपकी तैयारी रही, क्या आपने कॉलेज के साथ कैसे मैनेज किया चीजों को। सर क्योंकि मैं 2021 बैच का हूँ, तो सर मैं अभी जहाँ पे हूँ वहाँ पे फर्स्ट ईयर पूरा ऑनलाइन था सर। तो हम्म। फर्स्ट ईयर पूरा ऑनलाइन होने के कारण सर, क्योंकि वो कोविड का ही कंटिन्यूएशन था, तो मेरा फर्स्ट ईयर तो उसी घर में बैठे बैठे के डिमोटिवेशन में वेस्ट हो गया था। बस सर मैंने उसमें एक चीज अच्छी चीज ये करी थी कि मैंने मैथ्स खुद से पूरी तैयार कर ली थी, क्योंकि जेई की वजह से मैथ्स के टच में था मैं। तो गेट लेवल का मैथ्स का सिलेबस मैंने फर्स्ट ईयर में ही कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद सर सेकेंड ईयर में मैंने जब तैयारी शुरू करी, तो सर तो गाइडेंस कुछ खास तब मेरे को मुझे थी नहीं। तो मैं सर हैफेजर्ड सब्जेक्ट्स पकड़ लिए थे सर मैंने, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ईसी में काफी हार्ड रहता है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काफी हार्ड सब्जेक्ट है, तो सर मैं इन्हीं को पकड़ के बैठ गया था स्टार्टिंग में ही। मतलब इतने पहाड़ जैसे सब्जेक्टों को, और मेरे बेसिक्स नेटवर्क थ्योरी वगैरह ये सब तैयार ही नहीं थे सर। तो मेरा पूरा सेकेंड ईयर इसी में रगड़ते रगड़ते खत्म हो गया कि कैसे फिगर आउट करें, क्या करें, कैसे करें। और सर बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर मुझे जब लगा कि ये ना स्पीड अच्छी है ना कुछ प्रोग्रेस हो रही है, तब मैंने सर फिर यूट्यूब में अच्छे से छाना माना, फिर मुझे आपका यूट्यूब पे कंटेंट मिला।
और फिर वहां से मैंने एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना ऑलमोस्ट थर्ड ईयर के स्टार्ट में स्टार्ट किया था सर। उसके बाद सर थर्ड ईयर के एंड तक मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया था यूट्यूब के माध्यम से। बट अगेन फिर मेरा थोड़ा इग्नोरेंस ट्वेल्थ के बाद से कंटिन्यूड रही थी, क्योंकि फिर मैंने प्रैक्टिस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था सर। लाइक पीवाईक्यूज भी अगर मैं लगाता था सर, तो लगता था कि अरे ये तो कॉन्सेप्ट देख के लगता था आता ही है, भले ही सॉल्व करके मैं 40% टाइम वो गलत ही बनाता था न्यूमेरिकली। पर मुझे लगता था कि कॉन्सेप्ट तो आता है, तो मैं खुश रहता था। टेस्ट सीरीज भी लगाई थी सर, तो मैंने उस टाइम टेस्ट सीरीज में सर मैंने कभी भी 51 मार्क्स एक्सीड नहीं किए किए थे टेस्ट सीरीज में भी। पर पता नहीं क्यों एक अंदर से वो स्लाइटली वो एक डिलूजन था सर कि अरे अभी कोई बात नहीं, टेस्ट सीरीज तो कोई बात नहीं, मजाक ही है, मेन एग्जाम में अच्छा कर लेंगे, कॉन्सेप्ट तो आता ही है। पर सर फिर मैं आपसे तभी मैंने आपको कांटेक्ट किया ही था सर, इसी की वजह से कि थर्ड ईयर में सर मेरी 1315 रैंक आई थी। पर सर मेरे 20 क्वेश्चंस गलत हुए थे उसमें भी। तो वो मेरा परफॉर्मेंस इसलिए ही था क्योंकि सर मैंने कभी प्रैक्टिस को प्रायोरिटाइज किया ही नहीं सर। तो फिर देन फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स फिर मुझे लगा कि सर थोड़ा पूरा सीरियस हो जाते हैं फ्रॉम स्क्रैच, एक बार अच्छे से जो सिलेबस कंप्लीट है उसे कॉन्क्रीट लेवल में। आई होप माई नेट इज ओके। तो सर तो वही फिर मैंने कॉन्क्रीट लेवल से तैयार करने की कुछ सोची। तो तब सर मैंने आपका वो रिकॉर्डेड आरआईबी कोर्स खरीदा था। और फिर मैंने आपके रिकॉर्डेड आरआईबी कोर्स को मैंने मार्च से लेके मई तक मैंने पूरा रिकॉर्डेड कंटेंट एक बार पूरा ब्राउज कर लिया, जस्ट टू इंश्योर कि मुझे कॉन्सेप्चुअली सब क्लियर है। और पैरेलली सर मैंने ईसी के सारे पीवाईक्यूज लगा लिए थे प्रॉपर वे में। And then from April onwards, I prioritized giving PYQs of common subjects. Like सर मैंने इलेक्ट्रिकल के सारे कॉमन जो सब्जेक्ट्स हैं, कंट्रोल सिस्टम, एनालॉग, ये सब के PYQs लगाए। फिर आयन के लगा लिए। और इनफैक्ट मैथ्स एप्टीट्यूड में एक स्टेप आगे जाके मैंने सारे ही ब्रांच के मैथ्स एप्टीट्यूड लगा लिए थे। और उसके बाद सर मैंने टेस्ट सीरीज के माध्यम से रिवीजन किया। तो प्रांजल भाई देखो, बहुत अच्छा तुमने पॉइंट रेस किया कि क्या होता है ना, एक कंफर्ट जोन में बच्चा जीना चाहता है। जैसे हम लोग जब लेक्चर्स देख रहे होते हैं तो उसमें हमारा एफर्ट बहुत ज्यादा नहीं लग रहा, ऑब्वियसली आंखों पे स्ट्रेन पड़ रहा है, दिमाग पे स्ट्रेस आ रहा है, उतना है। बट हमें बहुत ज्यादा ब्रेन का इस्तेमाल करना नहीं पड़ रहा, तो हमको लगता है यार सिलेबस में आगे भी बढ़ रहे हैं और ये तो बहुत बढ़िया तरीका है यार सिलेबस कवर करने का। लेक्चर देखते जाओ, अपना बेड पे लेट के देखो, बैठ के देखो, और सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बट वॉट वी डोंट रियलाइज इज कि जब तक हम क्वेश्चन हाथ से नहीं लगा लेंगे ना, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा हम लोग कहां फंसने वाले हैं। और फिर ये भी यार देखो, आपका जो प्रॉब्लम रहा, मुझे लगता है काफी बच्चे फेस करते होंगे कि एक डिल्यूजन में कह लो या इग्नोरेंस कह लो, कि दिख रहा है सामने की क्वेश्चन गलत हो रहा है, दिख रहा है कि क्वेश्चन खुद से बन नहीं रहा है, बट दे आर हैप्पी कि हमें कॉन्सेप्ट आ गया। और सच्चाई बताऊं यार, कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है बच्चों के साथ कि जब बच्चे बीटेक में कोई चीज नहीं समझ पाते और वो पहली पहली बार किसी टीचर का लेक्चर फॉलो करते हैं, कोई कंटेंट पढ़ते हैं, उनको समझ आने लगता है, तो दे बिकम वेरी वेरी हैप्पी कि यार ये तो बिल्कुल ही नहीं पल्ले पड़ता था, हमने इंजीनियरिंग में देखा था, अब तो हमें पूरा समझ आ गया। और वो वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं, वो ये नहीं सोचते कि गेट की रिक्वायरमेंट इससे भी एक कदम आगे है। अभी आप कॉन्सेप्ट समझो, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और जितना मैं आपकी जर्नी से समझ पा रहा हूं प्रांजल भाई, आपने कहीं ना कहीं हर मुकाम पे ठोकर खा के ही सीखा है। मतलब खुद से किया, एक बार भुगते, और फिर उसके बाद सद्बुद्धि आ गई कि यार नहीं यार ऐसे नहीं होता है, अपने को चेंज करना पड़ेगा। और फिर मैं ये कहूंगा कि जब आपने चेंज किया तो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे चेंज किया। जेई क्लियर नहीं हुआ तो फर्स्ट ईयर में मैथ्स निपटा डाला, फिर सेकंड ईयर बर्बाद हो गया तो थर्ड ईयर से एकदम स्ट्रक्चर में आ गए, थर्ड ईयर में रैंक नहीं आया तो फाइनल ईयर में इतना प्रैक्टिस कर डाले, शायद कोई बच्चा करता भी नहीं होगा उतना ज्यादा पीवाईक्यूज का प्रैक्टिस। तो प्रांजल भाई, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पीवाईक्यू लगाने का सही तरीका क्या होता है, कैसे पीवाईक्यू को टैकल करना चाहिए जिससे कि मैक्सिमम आउटपुट हम उससे ले पाए। सर अब इस पे ओपिनियन बहुत लोग का वैरी कर सकता है, पर मेरे अकॉर्डिंग पीआईक्यूज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे या तो सिलेबस बहुत ही शैलो लेवल पे कवर करते हैं, या फिर एग्जाम की डिमांड से ज्यादा पढ़ने लग जाते हैं। जैसे एनपीटीईएल लेक्चर्स काफी अच्छे हैं, बट सर्टेन पोर्शंस पे वो कुछ ज्यादा जरूरत से ज्यादा इन डेप्थ हो जाते हैं। तो पीआईक्यू लगा के एक बच्चा एक तो ये असेस कर सकता है कि एग्जाम की बैंडविड्थ कितनी है और मुझे कितने डेप्थ में घुसने की जरूरत है। क्योंकि सर मेरे ओपिनियन में ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें लिमिटेड वे में पढ़ना चाहिए और सही पढ़ना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ने का भी कभी कभी नुकसान हो जाता है। तो सर अगर आप पीवाईक्यू लगाना चाहते हैं एज एन एस्पिरेंट, तो मेरे हिसाब से आप जब भी आप कोई लेक्चर या सब टॉपिक कंप्लीट करते हैं एक चंक का, तो हमें फिर उसके तुरंत बाद ही उसके पीआईक्यूज लगाना कंसिडर करना चाहिए कि वेदर वी आर प्रोसीडिंग इन द राइट वे एंड वट एवर कॉन्टेंट वी आर कंज्यूमिंग इज गुड फॉर अस। बट मेरा क्वेश्चन यार इससे रिलेट करता है, जैसे आपने पीवाईक्यू लगाने बैठे,
अब कई बच्चों का क्या होता है यार, देखे समझ आया तो बहुत बढ़िया ट्राई कर लिया, नहीं समझ आया तो तुरंत सॉल्यूशन पे चले गए। आप पर्टिकुलरली पीवाईक्यू को कैसे प्रैक्टिस करते थे जिससे कि उससे मैक्सिमम लर्निंग मिल सके? सर मेरा मेन पीवाईक्यू से मेन लर्निंग का यही था सर कि अगर मैं कोई एक थ्योरी का मतलब मैंने सिलेबस का एक पर्टिकुलर चंक कवर किया, तो मैं पीवाईक्यूज ऐसे ही लगाता था कि वहाँ पे पीवाईक्यूज ऑलरेडी सेग्रीगेटेड थे, मतलब कैटेगरीज में कि यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है। तो जैसे सर मान लीजिए मैंने कंट्रोल सिस्टम में अगर सिग्नल फ्लो ग्राफ पढ़ा, तो मैं उस सिग्नल फ्लो ग्राफ के ही क्वेश्चंस लगाता था, और 1 घंटा पूरा सिटिंग बैठ के बस क्वेश्चंस लगाए बिना आंसर मैच करे। और एक बार मैंने जब पूरा लगा लिए और उसके बाद फिर आंसर्स अपने टैली करे कि कितने आंसर सही बन रहे हैं कितने नहीं, तो जहां मैं गलती करता था वहां फिर मैं उस पर सोच बैठ के सोचता था कि ये गलती क्या सिली मिस्टेक है, या फिर ये मेरा कोई कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट में ही कोई दिक्कत है। और अकॉर्डिंगली फिर सर मैं वापस से वो प्रोसेस रिपीट करता था। तो यार ये चीज सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप क्वेश्चन लगा रहे हैं ना तो आप इमीडिएटली सॉल्यूशन पे ना जाएं, आप ट्राई करें खुद से। जब तक आप क्वेश्चन से फाइट नहीं करोगे, उसमें आप गलती कमिट नहीं करोगे, तब तक आपकी लर्निंग नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर सॉल्यूशन देखते हैं ना, क्या होता है यार, जब टीचर बना रहा है या बुक के अंदर सॉल्यूशन लिखा है तो देख के लगता है हाँ ये तो हो जाएगा, ये तो हम भी कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन एक्चुअली जब आप उसे लगाते हो तब आपको समझ में आता है कि थॉट प्रोसेस कहाँ जाके अटकता है, इसके आगे का समझ ही नहीं आ रहा यार, अगला स्टेप क्या होना चाहिए, ऐसा ही स्टेप टीचर ने क्यों किया। ये सब चीजें तभी चमकेंगी जब आप एक्चुअली क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करोगे। प्रांजल भाई, जैसे आपने बोला कि आप आरआईबी रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन कर लिए थे ताकि आप अपने पेस पे पढ़ पाएं, तो यार आरआईबी के क्वेश्चंस का जो लेवल था उस पे थोड़ा सा हमको दीजिए अपना ओपिनियन कि आरआईबी के क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहा और क्या वो आपको मदद किया, क्योंकि इसी का पेपर अक्सर टफ देखा जाता है। सर ऑनेस्टली बताऊं सर, तो जो सारे कॉमन ब्रांचेस के सब्जेक्ट्स थे जो ईसी और इलेक्ट्रिकल में कॉमन थे, वो तो सब क्वेश्चंस अच्छे थे सर, क्योंकि उनसे थोड़ा मुझे सोचने में मजबूर हो रहा था। बट मेरे ओपिनियन में सर ईडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में कुछ हद तक ऐसे सवाल थे जो अब उतने रेलेवेंट नहीं है सिलेबस वाइज। वरना बाकी सब सब्जेक्ट्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और ईडीसी में मुझे मतलब ईसी कोर में मुझे स्पेसिफिकली ऐसे सवाल लगे जो शायद उतने रेलेवेंट नहीं थे। पर बाकी कॉमन सब्जेक्ट्स में तो सर क्वेश्चंस अच्छे ही थे। ओके। तो प्रांजल भाई, अब आप अगर एक बार टाइमलाइन बता पाएं, जब आप 2024 के अटेम्प्ट के बाद 25 के लिए अटेम्प्ट कर रहे थे, तो किस मंथ तक आपने क्या टारगेट रखा, कब आपका रिवीजन कंप्लीट हुआ, कब प्रैक्टिस कंप्लीट हुई, कब आप टेस्ट सीरीज की तरफ गए? सर टाइमलाइन सर कुछ ऐसा था कि मैंने मार्च में आरआईबी खरीदा था, तो 10 सब्जेक्ट्स मैंने अपने दिमाग में 10 सब्जेक्ट्स लेके गिनता हूँ मैं, मैथ्स एप्टी सब अलग अलग करके। तो मैंने हम्म। सोचा था कि अगर 10 सब्जेक्ट्स है तो समर वेकेशन होने से पहले, क्योंकि तब मैं 6th सेमेस्टर में था अपने, मैंने सोचा था 6th सेमेस्टर में आरआईबी का क्रैश कोर्स पूरा निपटा लेते हैं। तो मेरा ये इस तरह से मैंने दिमाग में चंक बना लिया था कि 6th सेमेस्टर जो मेरे पास बचा है समर वेकेशन से पहले, उस समय मैं आरआईबी क्रैश कोर्स पूरा निपटा लूंगा। फिर समर ब्रेक में मैंने सोचा था कि समर ब्रेक में उसके पैरेलली मैं ईसी के पीआईक्यूज भी लगा रहा था आरआईबी क्रैश कोर्स के साथ साथ। फिर मैंने सोचा था कि ये जो समर का ब्रेक है इसमें मैं इलेक्ट्रिकल के पीआईक्यूज लगा लूंगा। तो मेरा समर ब्रेक सर मई एंड से लेके अगस्त स्टार्ट तक था। तो इस टाइम के बीच में मैंने इलेक्ट्रिकल के पीआईक्यू लगा लिया। और सर मैं करता ऐसा था कि मैंने सब्जेक्ट्स को 3-3-3 के चंक में ब्रेक कर लिया था, लाइक नेटवर्क्स सिग्नल्स कंट्रोल, क्योंकि मुझे सिमिलर सब्जेक्ट्स लगते हैं, तो मैं उसको एक दिन में उस सब्जेक्ट को पढ़ लेता था क्योंकि वो रिवीजन आसान पड़ता था मुझे। एंड सर फिर मैंने एनालॉग डिजिटल को एक चंक में रख लिया था और उसको मैं एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ लेता था, क्योंकि सवाल उनमें तो लगभग मिक्स्ड आ जाते हैं कभी कभी। तो ऐसे मैंने चंकिंग कर रखी थी, और मैंने इनको 3-3-3 में ब्रेक कर रखा था, लाइक एक दिन में एक चंक, दूसरे दिन में अगला चंक, और उसके क्वेश्चंस। और इसी को मैं हम्म। साइक्लिक प्रोसेस में कर रहा था ताकि रिवीजन मोनोटोनस ना हो उसके। और यही सर फिर मेरा समर ब्रेक के एंड तक ये इलेक्ट्रिकल के पीवाईक्यूज हो गए थे। उसके बाद जब सर मैं वापस कॉलेज आया, तो मैंने फिर इंस्ट्रूमेंटेशन के पीवाईक्यू खत्म कर दिए। एंड सितंबर के अराउंड सर सितंबर स्टार्ट के अराउंड मैंने टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दिया था। तो प्रांजल भाई, जब आपने इस बार टेस्ट सीरीज दिया तो इस बार आपको कुछ डिफरेंस नजर आया? जैसा आप बोले कि फर्स्ट टाइम आप 50 मार्क्स क्रॉस नहीं कर पाए एक बार भी, तो जब आप नेक्स्ट टाइम टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट किए तो क्या फिर आपका परफॉर्मेंस बेहतर हुआ? ये सर एक्चुअली तो बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए सर, कि जो मैंने अपना पहला टेस्ट सीरीज ही अटेम्प्ट किया था, उसमें ही सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेरा पहले टेस्ट में ही सर
64 मार्क्स आ गए थे, जो देख के मैं खुद चौंक गया था कि अचानक से इतना इम्प्रूवमेंट हो गया। मतलब सर एक बहुत पॉजिटिव मोटिवेशन सी आई थी, क्योंकि मेरे प्रैक्टिस के दौरान ही मैं एक्यूरेसी को बहुत अहमियत दे रहा था। तो 64 मार्क्स आ गए थे, पर तब भी सर वो गलती करने का ट्रेंड तो मेरा कंटिन्यू ही था, कि तब भी मैं 10-12 गलतियां तब भी कर रहा था सर, बट स्टिल वो 20 से 12 गलतियां जो डाउन हुआ था, उसी को वो मेरे लिए काफी मुझे लगा कि अच्छा था। फिर सर मॉक टेस्ट को ही फिर मैं ऐसे ही वीकली बेसिस पे देता रहा सर, और फिर मार्क्स मेरे ऐसे ही स्विंग कर कर रहे थे सर, 65 से 77 के बीच में। तो प्रांजल भाई, जब आप एग्जाम में डबल डिजिट रैंक लेके आए हो, वो भी इतना मतलब कि अंडर 50 रैंक ले आए हो दो ब्रांचेस में, तो ऑब्वियसली मिस्टेक्स आपने रिड्यूस तो किए होंगी। तो ये जो आपकी एक्यूरेसी वाला प्रॉब्लम था, इवेंचुअली आपने क्या प्रोसेस फॉलो किया इसको इम्प्रूव करने के लिए? सर प्रोसेस मेरा सर यही था सर कि फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं जब मैं सॉल्यूशन करता था लिख के, तो मेरा मेजर इशू ये था सर कि मैं बहुत हौच पौच में सॉल्व करता था, बिल्कुल ही खिचड़ी जैसी बना दी है। तो सर वो एक चीज मैंने आपसे सीखी है कि जैसे आप जब सॉल्व करते हैं स्क्रीन पे भी, तो आप कितना क्लियरली सॉल्व करते हैं, 2-3 लाइन में आप निपटा देते हैं सवाल, मतलब प्रॉपर पढ़ने में आता है, समझ में आता है स्टेप्स क्या फॉलो हुए थे। तो सर वो मैंने आपको एम्यूलेट करने की कोशिश करी कि जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो थोड़ा एक प्रॉपरली करूँ, कि पढ़ने में भी आए कि लिखा क्या है, एक प्रॉपर क्लियर वे में। तो सर एक वो एक उस छोटे डिफरेंस ने ही मेरी गलतियों को बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया था। दूसरा ये सर कि मैं वर्चुअल कैलकुलेटर को पे सीरियसली सॉल्व नहीं करता था। तो मैंने नोटिस ये किया कि आपकी एग्जाम में स्पीड तब बढ़ती है जब आप ज्यादा से ज्यादा काम वर्चुअल कैलकुलेटर पे करें और मिनिमम लिखें। क्योंकि सर मेरी मॉक टेस्ट से आदत ये बन गई थी कि मेरे 6-7 पन्ने ही कंज्यूम होते थे, और मैं सारे 65 क्वेश्चन ब्राउज कर लेता था एटलीस्ट। तो सर यही ये चीज मैंने इम्प्लीमेंट करी सर, कि आप एक तो ज्यादातर हैवी लोड वाला काम कैलकुलेटर पे ही करें, और सर क्लियर और स्पष्ट लिखें। तो बच्चों, ये आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका हैंडराइटिंग और आपका स्ट्रक्चर जितना क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन को वेरीफाई बहुत इजीली कर पाओगे। क्योंकि देखो यार, अगर अपनी ही राइटिंग कल को आप समझ नहीं पा रहे हो, जैसे मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरे फ्रेंड का कॉलेज में ऐसा हुआ था कि वो एक क्वेश्चन सॉल्व किया, स्टार्टिंग में उसने नंबर डिजिट लिखा 2, और वो नीचे आते आते वो 7 बन गया। वो खुद ही उसको 7 रीड करके आंसर गलत निकाल दिया। और मैं ही मानता हूं ये बहुत बच्चों के साथ होगा कि जब आप स्पीड में जाने की कोशिश कर रहे हो और उसके चक्कर में क्लैरिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तो आप ही गलती कर बैठोगे, क्योंकि यू विल नॉट बी एबल टू रीड योर आंसर प्रॉपरली। तो इसीलिए मैं ये एडवाइस जरूर कहूंगा कि प्रांजल से आप लोग लीजिए और क्लियर लिखना स्टार्ट कीजिए, ताकि उसमें ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा टाइम खपता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बट साफ लिखोगे तो समझ पाओगे, गलतियां मिनिमाइज हो जाएंगे और सिली मिस्टेक यहां पे रिड्यूस हो सकती हैं। तो प्रांजल, जब इस बार आप गेट एग्जाम दे के निकले तो कहीं ना कहीं आपको एक्सपेक्टेशन थी कि यार बहुत अच्छा गया पेपर, अंडर 100 रैंक में अचीव कर लूंगा, या क्या आपका उस समय पे अनुमान था? सर सर ऑनेस्टली यही बताऊं तो एग्जाम देके लगा तो काफी अच्छा था, और अंदर से फीलिंग तो आ रही थी सर कि अंडर 100 तो वर्स्ट केस में आ ही जानी चाहिए। तो एग्जाम देके एक सर्टेन सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी थी कि इस बार एफर्ट अपना पूरा लगाया है, और थोड़ा अंदर से इंट्यूशन था कि रैंक अच्छी आ ही जाएगी इस बार। और फिर रैंक प्रेडिक्टर चेक करने के बाद आपको कैसा फील हो रहा था कि यार रिजल्ट अच्छा आ रहा है? रैंक प्रेडिक्टर चेक करके सर अच्छा ही लगा था सर, काफी मतलब जब देख रहा था कि मेहनत फ्रूशन में आई है। हाउएवर उतना भी खुश नहीं था सर, क्योंकि गलतियां तो इस बार ही मैंने इस अटेम्प्ट पे भी करी ही हैं। तो अगर वो ना होती उतनी तो स्कोर और अच्छा हो सकता, मतलब सुनने में अच्छा नहीं लगेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ 3 रैंक लाके भी, पर सर मेरे हिसाब से थोड़ी भूख होनी ही चाहिए हमेशा। तो अगर वो गलतियां नहीं करता मैं, तो शायद और परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती सर। पर इन द एंड अच्छा ही लगा सर कि ऐसी रैंक आई है, और अब होपफुली कुछ अच्छा मिल जाए। और देखो यार, स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट तो हमेशा रहता है, चाहे आप रैंक 1 भी ले आए, ऑब्वियसली उतना आपके अंदर होना चाहिए, वरना लाइफ जीने का मजा ही क्या है। तो प्रांजल भाई, एट लास्ट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अभी जो आपका गेट रिजल्ट आया है, इससे आप आगे क्या सीख कर रहे हो, क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटी टारगेट कर रहे हो? सर मेरा टारगेट मास्टर्स का ही है सर। ओके। मास्टर्स में कोई पर्टिकुलर ब्रांच जो आपकी फेवरेट है, जिसको परस्यू करना चाहोगे? सर इन पर ऑनेस्टली बताऊं सर, तो मुझे बस उस ब्रांच से मतलब है जहां मैं पैसा ज्यादा कमा पाऊं सर। तो जितना मैंने सुना है सर, वीएलएसआई सुना है सर, तो उसी का टारगेट रहेगा। बिल्कुल यार। और मैं आपको बेस्ट विशेस देना चाहूंगा कि आप वीएलएसआई, आईएससी, आईआईटी बॉम्बे जैसे कॉलेज में क्रैक करें,
ठीक है, और डेफिनेटली आप वहां जाके भी इसी तरह से अपनी हंगर को और आगे बढ़ाएं और बेहतर परफॉर्म करो, बेस्ट से बेस्ट पैकेज लेके निकलें। तो प्रांजल, यू हैव ऑल माय बेस्ट विशेस एंड अगेन अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सो मच सर।